हेलो, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे अमीबियासिस के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें। वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिल जाएगा या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी इस वीडियो को इंग्लिश में देख सकते हैं। अमीबियासिस क्या है? अमीबियासिस आंतों का या इंटेस्टाइन का एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जो प्रोटोजोआ एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका के कारण होता है। इसे अमीबिक डिसेंट्री के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें डिसेंट्री एक प्रमुख लक्षण होता है। ये हिस्टोलाइटिका दो रूपों में मौजूद होती है। एक सिस्ट के रूप में जो बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव है, ज्यादातर जो इन्फेक्शन है वो सिस्ट से ही होते हैं, और दूसरा होता है एक ट्रोफोजोइड स्टेज जो काफी नाजुक होती है और कम इन्फेक्टिव होती है। ये परजीवी एक कॉमेंशियल के रूप में भी रह सकता है, यानी बिना कोई प्रॉब्लम क्रिएट किए हमारे इंटेस्टाइन में रह सकता है, बट सम टाइम ये इन्फेक्शन पैदा कर सकता है अपनी पोजीशन या जगह चेंज करके इंटेस्टाइन में और अदर टिश्यूज पर आक्रमण कर देता है, जिसमें इंटेस्टाइनल और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल डिजीज उत्पन्न हो सकती हैं। हाउ इट स्प्रेड्स, ये कैसे फैलता है? अमीबियासिस फीको ओरल रूट से फैलता है। यह मुख्य रूप से दूषित भोजन, दूषित पानी जो सिस्ट से दूषित हुए हों, उसको पीने से या दूषित खाना खाने से हो जाता है, क्योंकि ये जो सिस्ट है ये इवन क्लोरीन से भी रेजिस्टेंट होते हैं। वो क्लोरीन भी उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती है। लक्षण क्या होंगे? तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसमें इंटेस्टाइनल और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल दोनों प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। यदि इंटेस्टाइनल लक्षण है तो उसमें बुखार, जिसमें ठंड लग के बुखार आता है, डिसेंट्री हो सकती है यानी डायरिया के साथ म्यूकस और ब्लड आता है, जिसे हम पेचिश या डिसेंट्री बोलते हैं। फुलमिनेटिंग पेचिश से लेकर कम गंभीर फीवर और पेट एब्डोमेन जैसे लक्षण भी इसमें हो सकते हैं। और एक स्पेशल सिस्टम देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन और डायरिया अल्टरनेट हो सकते हैं। डायरिया हुआ, कॉन्स्टिपेशन हुआ, डायरिया हुआ, फिर कॉन्स्टिपेशन हुआ, डिसेंट्री हुआ, तो उससे थोड़ा आइडिया लग सकता है कि इस मरीज को अमीबियासिस हो सकता है। इसके अलावा अमीबिक ग्रेनुलोमेटा हो सकता है, जिसे अमीबोमा के नाम से जानते हैं। यह जो इंटेस्टाइन की जो बड़ी इंटेस्टाइन है उसमें दीवार में एक एक प्रकार से आप मान के चलो कि कॉलोनी वहां पर बन जाती है, एक कलेक्शन हो जाता है वहां पर, तो उसे हम अमीबिक ग्रेनुलोमेटा कहते हैं। एक लीजन या घाव वहां पर हो सकता है। इसके अलावा त्वचा का अल्सरेशन हो सकता है, जो एनस के पास, जस्ट एनस के नजदीक अल्सरेशन हो सकता है, और यह ज्यादातर तब देखा जाता है कि जब इंटेस्टाइन में भी अल्सरेशन हो, तो वो अल्सरेशन बाहर भी उसका जो एक्सटेंशन है वो हो जाता है। इसके अलावा यह परजीवी ब्लड के माध्यम से लिवर में भी पहुंच सकता है इंटेस्टाइन से, और उस कंडीशन में लिवर एब्सिस हो सकता है। लिवर एब्सिस एक थोड़ी गंभीर सिचुएशन होती है, क्योंकि इसमें लिवर को काफी नुकसान पहुंचता है, और जो इसके लक्षण होंगे वो अपर राइट क्वाड्रेंट में पेन होगा, जहां पर लिवर स्थित होता है। इसके अलावा बुखार हो सकती है, पसीना आ सकता है, और टेंडरनेस वहां पर हो सकती है। यदि ये एब्सिस रप्चर हो जाए तो सीवियर कंडीशन हो सकती है, स्थिति बिगड़ सकती है। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या होगा? तो डायग्नोसिस इसका माइक्रोस्कोपिक डेमोन्स्ट्रेशन इस ट्रोफोजोइड का स्टूल एग्जामिनेशन के थ्रू कर लिया जाता है, या तो उसमें ट्रोफोजोइड स्टेज मिलती है या सिस्ट मिल सकता है। इसके अलावा एस्पिरेट्स या स्क्रैपिंग्स के द्वारा भी, जो प्रोक्टोस्कोपी के द्वारा लिए जा सकते हो या एप्सिस से लिए जा सकते हो, उसका एग्जामिनेशन करके भी हम इसको डायग्नोज कंफर्म कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या होगा?
तो मुख्य रूप से एंटीबायोटिक का यूज है और काफी एंटीबायोटिक्स हैं जिनसे एंटामीबा हिस्टोलाइटिका है वो सेंसिटिव है, जैसे मेट्रोजिल या मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल और डाइलॉक्सिनाइड, फ्यूराइड। ये एंटीबायोटिक्स में दी जा सकती हैं। साथ ही सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है क्योंकि इसमें डायरिया है तो डिहाइड्रेशन के चांसेस रहते हैं। तो डिहाइड्रेशन यदि है तो जैसे हम जानते हैं ओआरएस और गंभीर स्थिति होने पर आईवी फ्लूइड्स दिए जा सकते हैं। कभी कभी सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। यदि अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया है तो सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, परफोरेशन हो गया है तो सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। और यदि लिवर एब्सिस है, गंभीर स्थिति हो गई है, जैसे मैंने आपको बताया कि परफोरेशन यदि हो गया है, रप्चर हो गया है, तो उस केस में सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है, फॉलोड बाय एंटीबायोटिक्स और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। अब मेन पॉइंट आता है कि बचाव कैसे करें इससे। तो बचाव के लिए सबसे जरूरी है हेल्दी प्रैक्टिसेस, भोजन तैयार करने में यानी फूड हाइजीन, और इसी प्रकार वाटर हाइजीन, जैसे पानी का फिल्ट्रेशन प्रॉपर हो, रख रखाव उसका सही हो, कंटामिनेशन ना हो उस पानी का और भोजन का। इसके अलावा आम जनता को व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में समझाया जाए, विशेष रूप से टॉयलेट ट्रेनिंग, यानी ओपन डेफिकेशन ना हो, डेफिकेशन के बाद हाथ धोई जाएं साबुन यूज करके, और खाना बनाने से पहले हाथ धोएं। तो ये जो पर्सनल हाइजीन, हैंड वॉशिंग, इसके बारे में स्वास्थ्य शिक्षा जरूरी है। इसके अलावा बिना पके हुए फल या सब्जियां या खाना और जो दूषित पानी पीने के जो हैजार्ड्स हैं उसके बारे में भी हम स्वास्थ्य शिक्षा देकर इस रोग से बच सकते हैं, आम जनता को बचा सकते हैं। इसी प्रकार जो सार्वजनिक जल आपूर्ति है उसमें जो हमारा पीएचईडी डिपार्टमेंट है वो देखे कि जो पाइपलाइन्स हैं वो सीवर के पानी से दूषित, कंटामिनेटेड ना हो। इससे भी एमईबीएससी से बचा जा सकता है। इसके अलावा कुछ आइसोलेशन किया जा सकता है कि जब अस्पताल में मरीज भर्ती है तो उसका जो फीकल मैटर है उसका जो निपटान है वो प्रॉपर तरीके से हो। इसके अलावा उसके जो बिस्तर हैं, कपड़े हैं, उसको भी प्रॉपर तरीके से वॉशिंग हो, डिसइंफेक्शन हो। और यदि ई हिस्टोलाइटिका से ग्रस्त कोई व्यक्ति है तो उसकी ड्यूटी हॉस्पिटल के मरीजों की केयर में किसी भी तरीके से नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कमजोर है, तो वो इस इन्फेक्शन को ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि जहां भी वो टच करेगा तो उसके भोजन या उसके पानी में उसको संक्रमित कर सकता है। तो इस प्रकार हम बचाव कर सकते हैं इन पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए। धन्यवाद स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने के लिए, और आप ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, और अपने नोट्स बनाने के लिए विजिट करना ना भूलें mynursingstudents.blogspot.com। वहां पर आपको सारे कंटेंट मिल जाएगा। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।